वाह, यह एक और अद्भुत और समसामयिक विषय है। एक अदृश्य वायरस की आधुनिक अवधारणा को अकबर के ऐतिहासिक काल में स्थापित करना कहानी को बहुत गहरा और प्रासंगिक बनाता है। प्रस्तुत है शब्दों की यह विस्तृत कहानी। शीर्षक: अदृश्य वायरस और अकबर की उलझन। अध्याय 1, पहला साया। सन 1580 का वसंत। आगरा की फिजा में आम के बौर की महक और जीवन का उल्लास घुला हुआ था। मुगलिया सल्तनत अपने शिखर पर थी और उसके शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी राजधानी में शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। दीन-ए-इलाही की चर्चाएं गर्म थीं। इबादत खाने में हर धर्म के विद्वान तर्क वितर्क करते थे और तानसेन का संगीत हवा में जादू घोलता था। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक महान साम्राज्य में होना चाहिए, शांत, व्यवस्थित और गौरवशाली। लेकिन यमुना के उस पार, जहां जुलाहों की बस्ती थी, एक अनदेखा और अनजाना साया अपनी दस्तक दे रहा था। कहानी की शुरुआत एक साधारण जुलाहे करीम से हुई। करीम अपने नीले रंग के धागों से बुनी चादरों के लिए मशहूर था। एक सुबह जब वह काम पर बैठा तो उसे तेज बुखार चढ़ा। शरीर आग की तरह तप रहा था और जोड़ों में असहनीय दर्द था। उसकी पत्नी ने उसे हकीम के पास ले जाने की सोची, लेकिन शाम होते होते करीम का बुखार उतर गया। सबने सोचा कि यह मौसम बदलने का असर है। लेकिन अगले दिन से करीम में एक अजीब बदलाव आने लगा। वह घंटों तक करघे को घूरता रहता, जैसे उसे पहचान न रहा हो। वह अपनी पत्नी और बच्चों से डरने लगा। वह बुदबुदाता, हवा में कुछ है, दीवारों में आंखें हैं। कुछ दिनों बाद उसने बोलना पूरी तरह से बंद कर दिया। वह बस एक खाली बर्तन की तरह हो गया था, जिसकी आत्मा किसी ने निकाल ली हो। यह घटना एक अकेली त्रासदी बनकर रह जाती अगर उस हफ्ते उसी मोहल्ले में दो और लोगों के साथ ठीक ऐसा ही न हुआ होता। एक रंगरेज और एक कुम्हार। दोनों को पहले खामोश बुखार चढ़ता और फिर उनकी याददाश्त और चेतना किसी धुंध में खो जाती। यह खबर दबे पाव किले की दीवारों तक पहुंची। दीवान-ए-आम में जब एक स्थानीय कोतवाल ने इन घटनाओं का जिक्र किया तो ज्यादातर दरबारियों ने इसे वहम या किसी स्थानीय बीमारी का प्रकोप कहकर टाल दिया। लेकिन शहंशाह अकबर, जिनका अपनी प्रजा से गहरा लगाव था, के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह खामोश बुखार क्या है? उन्होंने अपने मुख्य शाही हकीम अली गिलानी से पूछा। हकीम साहब ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, लक्षणों से यह किसी दिमागी मर्ज जैसा लगता है। हो सकता है उस बस्ती के पानी में कोई खराबी हो या यह कोई अज्ञात मौसमी बीमारी हो। मैं अपनी टीम को जांच के लिए भेजूंगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह खामोश खड़े सब सुन रहे थे, ने कहा, हकीम साहब, यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं लगती। कोतवाल बता रहे हैं कि बीमार होने से पहले वे लोग पूरी तरह स्वस्थ थे। और तीनों का दिमाग पर से नियंत्रण खो देना, यह एक अजीब संयोग है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई, लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हैं जो न तलवार से मरता है, न जिसे आंखों से देखा जा सकता है। यह एक अदृश्य वायरस था जो सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। अध्याय 2, खौफ की दस्तक। हकीमों की टीम ने जुलाहों की बस्ती का दौरा किया, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। पानी साफ था, हवा में कोई जहर नहीं था। वे इसे अज्ञात उन्माद का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। लेकिन वायरस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ था। अगले कुछ हफ्तों में खामोश बुखार शहर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। पहले यह गरीबों की बस्तियों तक सीमित था, लेकिन फिर इसने अमीरों के मोहल्लों में भी दस्तक दे दी। एक नामी जौहरी, एक सिपहसालार का बेटा, और फिर शाही खानसामा।
अब खौफ ने आगरा को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। बाजारों में भीड़ कम होने लगी। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से कतराने लगे। हर कोई दूसरे को शक की नजर से देखता। क्या पता किसके अंदर वह खामोश बुखार पल रहा हो। अकबर की उलझन अब बढ़ने लगी थी। वे एक ऐसे शहंशाह थे जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीती थीं, शक्तिशाली दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन यह कैसा दुश्मन था? यह अदृश्य था, अथाह था। वे किस पर अपनी सेना भेजें? किस पर अपनी तलवार उठाए? एक शाम वे अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी उलझन सिर्फ एक शासक की नहीं, बल्कि एक इंसान की भी थी। बीरबल, मैं क्या करूं? मेरी प्रजा डर में जी रही है। व्यापार ठप हो रहा है। सल्तनत की रूह, जो आपसी विश्वास पर टिकी है, वही बीमार पड़ रही है। मैं अपनी प्रजा को इस अनदेखे दुश्मन से कैसे बचाऊं? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, जब दुश्मन दिखाई न दे तो हमें अपनी आंखें नहीं, अपना दिमाग खोलना पड़ता है। हमें इस बीमारी के फैलने के तरीके को समझना होगा। हमें हर मरीज की कहानी को जोड़कर देखना होगा। कहीं न कहीं कोई न कोई धागा जरूर होगा जो इन सबको एक साथ पिरोता है। लेकिन अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल की तरह तार्किक नहीं था। दरबार का एक अमीर मुल्ला दो पियाजा, जो अपनी कट्टर धार्मिक सोच के लिए जाना जाता था, ने इस स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, आलम पनाह, यह कोई बीमारी नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। यह आपकी नई नई नीतियों, आपके दीन इलाही का नतीजा है। आपने इबादत खाने में हर धर्म को बराबर जगह दी, यही वजह है कि खुदा हमसे नाराज है। इस वायरस से बचना है तो तौबा कीजिए और सल्तनत में फिर से शरीयत का कानून लागू कीजिए। मुल्ला की बातों को कई कट्टरपंथी अमीरों का समर्थन मिला। शहर में एक नई अफवाह फैलने लगी, यह बीमारी काफिरों और विधर्मियों पर कहर बनकर टूटी है। अब अकबर की उलझन और गहरी हो गई। एक तरफ एक अदृश्य वायरस था और दूसरी तरफ कट्टरता और अंधविश्वास का फैलता हुआ जहर। उन्हें दोनों से एक साथ लड़ना था। अध्याय 3, अंधविश्वास का अंधेरा। जैसे जैसे खामोश बुखार का प्रकोप बढ़ता गया, लोगों का शाही हकीमों पर से भरोसा उठता गया। वे अब तांत्रिकों, फकीरों और ओझाओं की शरण में जाने लगे। शहर के बाहर एक टीले पर एक फकीर मस्तान शाह ने अपना डेरा जमा लिया। वह दावा करता कि उसके पास इस बीमारी को भगाने की दैवीय शक्ति है। वह लोगों को ताबीज बेचता, राख की पुड़िया देता और बड़े बड़े दावे करता। हजारों की भीड़ उसके पास उमड़ने लगी। वह अपने उपदेशों में सीधे सीधे शहंशाह अकबर की नीतियों पर हमला करता। यह शहंशाह का लाया हुआ पाप है, वह चिल्लाता। उसने खुदा के कानून को चुनौती दी है। मैं इस शहर को पाक करूंगा। मेरे ताबीज में वह ताकत है जो इस शैतानी बुखार को छू भी नहीं सकती। मस्तान शाह की लोकप्रियता अकबर के लिए एक सीधी राजनीतिक चुनौती बन गई। सिपहसालार चिंतित थे कि कहीं यह धार्मिक उन्माद किसी विद्रोह का रूप न ले ले। राजा टोडरमल परेशान थे कि इन अंधविश्वासों के कारण सल्तनत का खजाना खाली हो रहा था और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। अकबर एक दोराहे पर खड़े थे। अगर वे मस्तान शाह पर बल प्रयोग करते तो जनता उन्हें धर्म विरोधी समझती। अगर वे उसे अनदेखा करते तो उनकी सत्ता कमजोर पड़ती। उनकी उलझन अब एक भयानक चक्रव्यूह बन चुकी थी, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात जोधाबाई ने अकबर को चिंतित देखा और कहा, स्वामी, आप पूरी सल्तनत के पिता हैं। लेकिन एक पिता भी जब उलझ जाता है तो वह अपने सबसे समझदार पुत्र की सलाह लेता है।
आपने बीरबल से इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की? अकबर को लगा कि जोधाबाई सही कह रही हैं। वे खुद को इस उलझन में इतना डुबो चुके थे कि बीरबल की असाधारण बुद्धि का उपयोग करना ही भूल गए थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, मुझे रास्ता दिखाओ। यह वायरस मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को खा रहा है। यह मेरी सल्तनत की बुनियाद को खोखला कर रहा है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, हम एक ही समय में दो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक वायरस के खिलाफ और दूसरी अज्ञानता के खिलाफ। और दूसरी लड़ाई ज्यादा खतरनाक है। हमें पहले अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना होगा, तभी वायरस से लड़ने का रास्ता साफ होगा। हमें मस्तान शाह का पर्दाफाश करना होगा। कैसे? अकबर ने पूछा। उसे हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह लोहे को लोहा काटता है, और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कभी कभी उससे भी बड़े विश्वास का नाटक रचना पड़ता है। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे मस्तान शाह का सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। बीरबल ने अपनी योजना अकबर के कानों में बताई। अकबर सुनते रहे और उनकी आंखों में उलझन की जगह धीरे धीरे एक नई चमक आने लगी। यह एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन अकबर को पता था कि बड़े संकटों से निकलने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। अध्याय 4, बीरबल की गुप्त खोज। मस्तान शाह से निपटने की योजना बनाने के साथ साथ बीरबल ने वायरस की जड़ खोजने का अपना काम भी जारी रखा। वह जानते थे कि असली जीत तभी होगी जब बीमारी का कारण पता चलेगा। उन्होंने एक जासूस की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को अलग अलग भेष में शहर में भेजा। उनका काम था खामोश बुखार के हर मरीज के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करना। वे क्या खाते पीते थे? वे कहाँ काम करते थे? बीमार पड़ने से ठीक पहले उन्होंने क्या कोई नई चीज खरीदी थी? क्या वे किसी समारोह में गए थे? दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। हर मरीज की कहानी अलग थी। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान। उनमें कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा था। एक दिन बीरबल खुद एक साधारण व्यापारी का भेष धरकर जुलाहों की उस बस्ती में पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था। वे पहले मरीज करीम के घर गए। उसकी पत्नी फातिमा अभी भी सदमे में थी। बीरबल ने उससे बड़े प्यार से बात की। बहन, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या गुजरी है। मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह नामुराद बीमारी आई कहां से। बातचीत के दौरान फातिमा ने बताया, साहब, सब कुछ ठीक था। बस बीमार पड़ने से कुछ दिन पहले ही वे खुरासान से आए नीले रंग के धागों का एक नया गट्ठर लाए थे। कहते थे कि ऐसा गहरा नीला रंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वे उसे आसमानी ज़हर कहते थे। उस दिन से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आसमानी ज़हर, यह शब्द बीरबल के दिमाग में अटक गया। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बदला। अब वे हर मरीज के घर जाकर यह पूछने लगे कि क्या उन्होंने हाल ही में नीले रंग का कुछ खरीदा था, कोई कपड़ा, कोई दरी, कोई बर्तन। और फिर कड़ियां जुड़ने लगीं। जिस जौहरी को बीमारी हुई थी, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए नीले रंग की बनारसी साड़ी खरीदी थी। सिपहसालार के बेटे ने नीले रंग की एक नई पगड़ी पहनी थी। शाही खानसामे ने शाही रसोई के लिए नीले रंग के नए ईरानी बर्तन खरीदे थे। धागा मिल गया था। यह खामोश बुखार किसी तरह से उस खास नीले रंग से जुड़ा था। लेकिन कैसे? क्या रंग में ज़हर था? अगर ऐसा होता तो उसे छूने वाले हर व्यक्ति को बीमार पड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।
बीरबल ने उस नीले रंग के धागों और बर्तनों के नमूने इकट्ठा किए और उन्हें हकीम अली गिलानी के पास ले गए। हकीम साहब, इन सब में क्या कोई समानता है? हकीम साहब ने कई दिनों तक उन नमूनों की जांच की। अंत में उन्होंने बीरबल को बुलाया। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खौफ का मिलाजुला भाव था। बीरबल, तुम सही थे। इन सब चीजों में एक समानता है। यह एक सूक्ष्म फफूंद है, एक ऐसा वायरस जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह खुरासान के पहाड़ों में उगने वाले एक खास पौधे से बने नीले रंग में पाया जाता है। यह फफूंद सूखी अवस्था में निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही इसे नमी मिलती है, इंसान का पसीना या पानी, यह सक्रिय हो जाता है और हवा में फैल जाता है। सांस के जरिए शरीर में जाकर यह सीधे दिमाग पर हमला करता है। रहस्य सुलझ चुका था। अदृश्य वायरस की पहचान हो गई थी। अब बीरबल के पास विज्ञान की शक्ति थी और इसी शक्ति से वे अंधविश्वास के किले को ढहाने वाले थे। अध्याय 5, शहंशाह की चाल। अब बीरबल की दोनों योजनाएं एक साथ काम करने के लिए तैयार थीं। अकबर ने एक शाही फरमान जारी किया। आगरा पर छाए इस संकट को दूर करने के लिए जुमे के दिन किले के सामने एक महाप्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा का नेतृत्व महान फकीर मस्तान शाह करेंगे। शहंशाह खुद इस सभा में शामिल होंगे और फकीर साहब से आशीर्वाद लेंगे। यह खबर आग की तरह फैल गई। मस्तान शाह की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। शहंशाह खुद उसके कदमों आ रहे थे। प्रार्थना सभा से एक दिन पहले शहंशाह अकबर ने मस्तान शाह के लिए एक बेशकीमती तोहफा भेजा। तोहफे में एक शानदार चोगा, लंबा कोट था जो उसी खुरासानी नीले रंग के मखमल से बना था। साथ में एक संदेश था, महान फकीर के लिए शहंशाह का एक छोटा सा नजराना। कृपया इसे कल प्रार्थना के समय जरूर पहनें। मस्तान शाह ने अपनी जीत के अहंकार में उस चोगे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसे क्या पता था कि वह अपनी मौत का लिबास पहन रहा है। जुमे का दिन आया। किले के सामने हजारों की भीड़ जमा थी। अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। बीरबल उनकी बगल में थे। मस्तान शाह अपनी पूरी शान के साथ मंच पर चढ़ा। उसने वह नीला चोगा पहना हुआ था। धूप तेज थी और उमस भरी गर्मी थी। उसने अपना भाषण शुरू किया, जिसमें वह अपनी शक्तियों का बखान कर रहा था और अकबर की नीतियों की आलोचना कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्मी और उमस के कारण मस्तान शाह को पसीना आने लगा। उसके नीले चोगे में निष्क्रिय पड़ा वायरस सक्रिय होने लगा। भाषण के बीच में ही वह अचानक रुका। उसने घबराकर चारों ओर देखा। यह क्या हो रहा है? मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वह फिर चिल्लाया, मेरे चारों ओर साए हैं। वे मुझे घूर रहे हैं। बचाओ मुझे। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वह मंच पर इधर-उधर भागने लगा, अपने ही चोगे को अपने शरीर से नोचने की कोशिश करने लगा। उसका दैवीय ज्ञान और शक्ति हवा हो चुकी थी। वह एक आम, डरे हुए इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था, ठीक खामोश बुखार के किसी भी दूसरे मरीज की तरह। भीड़ स्तब्ध थी। उनका मसीहा उनकी आंखों के सामने पागल हो रहा था। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, देखो अपने फकीर का हाल। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि एक बीमारी है। और यह बीमारी इस नीले रंग में छिपे एक अदृश्य कीड़े से फैलती है। फकीर साहब ने कोई ताबीज नहीं पहना, बल्कि बीमारी को ही अपने शरीर पर पहन लिया है।
यह साबित करने के लिए शाही हकीमों ने मंच पर आकर मस्तान शाह की जांच की और ऐलान किया कि उसे वही खामोश बुखार है। अंधविश्वास का महल एक ही पल में ढह गया। लोगों को अपनी आंखों से सच दिख गया था। उन्होंने देखा कि वायरस न धर्म देखता है न पद। वह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अध्याय 6 एक नई सुबह। मस्तान शाह के पर्दाफाश के बाद शहंशाह अकबर ने एक और फरमान जारी किया। आगरा के सभी नागरिक सुने, खामोश बुखार का कारण पता चल गया है। यह खुरासान से आने वाले नीले रंग के कपड़ों और बर्तनों में मौजूद एक अदृश्य कीटाणु से फैलता है। घबराने की जरूरत नहीं है। सल्तनत ऐसे सभी सामानों को इकट्ठा करेगी और उन्हें नष्ट नहीं करेगी, बल्कि हकीमों द्वारा बताए गए तरीके से शुद्ध करेगी। शाही हकीमों ने एक तरीका खोज निकाला था। उस नीले रंग के कपड़ों को नीम और गंधक के पानी में उबालने से वायरस पूरी तरह नष्ट हो जाता था। शहर में एक बड़ा अभियान चलाया गया। लोगों ने खुद आगे बढ़कर अपने घरों से नीले रंग का सामान शाही सिपाहियों को सौंप दिया। डर की जगह अब सहयोग और समझ ने ले ली थी। अकबर ने खुरासान के शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बीमारी के बारे में बताया और अनुरोध किया कि जब तक रंग को शुद्ध करने का कोई तरीका न मिल जाए, तब तक उस पौधे का निर्यात रोक दिया जाए। कुछ ही हफ्तों में आगरा फिर से सामान्य होने लगा। खामोश बुखार के नए मामले आने बंद हो गए। बाजार फिर से गुलजार हो गए और लोगों के चेहरों से खौफ का साया हट गया। एक शाम अकबर और बीरबल किले की छत पर खड़े होकर एक स्वस्थ होते हुए शहर को देख रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज मैं समझा कि एक शासक की असली ताकत उसकी तलवार या उसकी सेना में नहीं होती। उसकी असली ताकत ज्ञान, तर्क और अपनी प्रजा के विश्वास में होती है। इस अदृश्य वायरस ने मुझे वह सबक सिखाया जो बड़ी बड़ी जंगें भी नहीं सिखा सकीं। उन्होंने आगे कहा, मेरी सबसे बड़ी उलझन यह थी कि मैं एक अनदेखे दुश्मन से कैसे लड़ूं। और तुमने मुझे दिखाया कि अनदेखे दुश्मन से लड़ने के लिए हमें अपनी आंखों को नहीं, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ता है। तुमने न सिर्फ मेरी सल्तनत को बचाया, बल्कि तुमने मुझे एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शहंशाह बनाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आलमपनाह, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उस सच को खोजा जो हमारी आंखों के सामने ही था, लेकिन डर और अंधविश्वास के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। सबसे बड़ा वायरस अज्ञानता ही है, जहांपना, और उसका एकमात्र टीका ज्ञान है। सूरज डूब रहा था और आगरा शहर एक नई ज्ञान की रोशनी में नहा रहा था। शहंशाह की उलझन खत्म हो चुकी थी और मुगलिया सल्तनत इस संकट से और भी मजबूत होकर। वाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण विषय है। अकबर बीरबल की दुनिया को लॉकडाउन की आधुनिक अवधारणा के साथ मिलाना एक बेहतरीन विचार है। शब्दों की एक विस्तृत कहानी यहाँ प्रस्तुत है। शीर्षक, दरबार का लॉकडाउन और बीरबल की चाल। अध्याय 1, अदृश्य शत्रु का आगमन। सन 1582 की एक सुनहरी सुबह आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। बाजारों में चहल पहल थी, व्यापारी अपने माल का सौदा कर रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और हवा में मसालों, फूलों और जीवन की मिलीजुली गंध थी। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-आम में बैठे जनता की फरियादें सुन रहे थे। उनके बगल में उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मित्र बीरबल हमेशा की तरह शांत और पैनी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव था। पिछले कुछ हफ्तों से सल्तनत के दूरदराज के गांवों से कुछ अजीब और भयावह खबरें आ रही थीं। एक ऐसी बीमारी की खबरें जो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती थी।
कहते थे कि इसकी शुरुआत हल्की खांसी से होती है, फिर सांसें उखड़ने लगती हैं और देखते ही देखते इंसान का शरीर नीला पड़ जाता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह बीमारी दिखती नहीं थी, बस अपना असर दिखाती थी। लोगों ने इसे अदृश्य साया या खामोश मौत का नाम दे दिया था। आज यह अदृश्य साया आगरा के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। एक हरकारा हांफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर खौफ था। उसने शहंशाह को झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, आलमपनाह, गजब हो गया। आगरा से 2 कोस दूर रामपुर गांव में खामोश मौत ने दस्तक दे दी है। कल रात तक 10 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपने मुख्य हकीम अली गिलानी को तलब किया। हकीम साहब ने बताया कि यह बीमारी हवा के जरिए फैलती है और इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। बचाव ही एकमात्र उपाय है। तभी शहंशाह के मीर बख्शी सेनापति इनायत खान ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, स्थिति गंभीर है। यह अदृश्य शत्रु हमारी प्रजा को निगल रहा है। हमें तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे। मेरी राय में पूरी सल्तनत में, खासकर राजधानी आगरा में पूर्ण तालाबंदी कर दी जानी चाहिए। तालाबंदी, यह शब्द दरबारियों के लिए नया था। इनायत खान ने समझाया, इसका अर्थ है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। न कोई शहर में आएगा, न कोई शहर से बाहर जाएगा। बाजार, मदरसे, इबादतगाहें सब बंद। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो यह बीमारी फैलेगी कैसे? कई दरबारियों ने इस विचार का समर्थन किया। डर का माहौल था और इनायत खान का प्रस्ताव एक ठोस समाधान जैसा लग रहा था। राजा टोडरमल, जो वित्त मंत्री थे, ने चिंता जताई, शहंशाह, इससे व्यापार ठप हो जाएगा और खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा? लेकिन डर तर्क पर हावी था। अकबर ने अपनी परेशान निगाहों से बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, मीर बख्शी की चिंता जायज है और प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले हमें शत्रु को ठीक से समझना होगा। यह शत्रु अदृश्य है, इसलिए हमें और भी सावधान रहना होगा। क्या हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है कि यह बीमारी वाकई रामपुर तक पहुंच गई है, या यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे डर ने बड़ा बना दिया है? इनायत खान ने तंज कसा, बीरबल, यह कोई दिमागी पहेली नहीं है, यह एक जानलेवा महामारी है। जब तक हम सबूत ढूंढेंगे, आगरा लाशों का ढेर बन जाएगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? बीरबल शांत रहे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, जहांपनाह, कि डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन अकबर अपने लोगों के लिए बेहद चिंतित थे। उन्होंने एक पिता की तरह सोचा, एक शहंशाह की तरह नहीं। उन्होंने भारी मन से फैसला सुनाया, हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। कल सूरज उगने के साथ ही पूरे आगरा में अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी लागू की जाएगी। शाही मुनादी करवा दी जाए। हर घर तक अनाज और जरूरी सामान पहुंचाने का जिम्मा राजा टोडरमल और मीर बख्शी का होगा। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। यह मेरा हुक्म है। दरबार बर्खास्त हो गया। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उन्हें लग रहा था कि आगरा एक ऐसी कैद में जाने वाला है जिसका ताला डर से बना था और जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। उन्हें इनायत खान की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी थी, जो चिंता की नहीं बल्कि किसी जीत की लग रही थी। अध्याय 2, खामोशी का घर। अगली सुबह आगरा एक अलग ही शहर था।
वह शहर जो कभी सोता नहीं था, आज एक गहरी और डरावनी नींद में था। गलियां वीरान थीं, बाजारों में ताले लटक रहे थे, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सिर्फ शाही सिपाहियों के घोड़ों की टापें और मुनादी करने वालों की आवाजें इस खामोशी को तोड़ रही थीं। शहंशाह का हुक्म है, सब अपने घरों में रहें। बाहर निकलने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। शुरुआती कुछ दिन तो किसी तरह कट गए। लोगों के घरों में जो जमा पूंजी और अनाज था, उससे काम चल गया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, स्थिति बिगड़ने लगी। दिहाड़ी मजदूर, कारीगर, छोटे दुकानदार, जिनकी रोजी रोटी रोज की कमाई पर निर्भर थी, वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। राजा टोडरमल अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े शहर के हर घर तक मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। महल के अंदर भी माहौल बोझिल था। शहंशाह अकबर बेचैन थे। वे अपने आलीशान कमरों में टहलते रहते। उन्हें अपनी प्रजा की फिक्र खाए जा रही थी। वे अपने साम्राज्य के मालिक थे, लेकिन इस अदृश्य शत्रु के सामने खुद को विवश महसूस कर रहे थे। इनायत खान रोज दरबार में हाजिर होता और नई नई भयावह खबरें सुनाता। जहां पनाह, आज फलां मोहल्ले से बीमारी की खबर आई है। मेरे जासूसों ने बताया कि पड़ोसी गांव में स्थिति और भी खराब है। उसकी हर खबर तालाबंदी को और सख्त करने की वजह बनती। वह खुद को एक ऐसे सेनापति के रूप में पेश कर रहा था जो एक अनदेखे दुश्मन से सल्तनत को बचा रहा था। शहंशाह की नजरों में उसका कद बढ़ रहा था। एक शाम अकबर और बीरबल अकेले बाग में टहल रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन फिजा में उदासी थी। बीरबल अकबर ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपनी ही प्रजा को कैद करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है? लोग बीमारी से मरे या भूख से, क्या फर्क पड़ता है? बीरबल ने एक सूखे पत्ते को उठाते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी जो सामने दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखाई नहीं देता। साफ दिन से आगरा में एक नई और अजीब अफवाह फैलने लगी। यह अफवाह किसी बीमारी के बारे में नहीं थी, बल्कि और भी विचित्र चीज के बारे में थी। कहानी कुछ यूं थी कि रात के अंधेरे में आसमान से उड़ने वाले बिच्छू आते हैं। ये साधारण बिच्छू नहीं थे। इनके पंख चमगादड़ जैसे थे और डंक जहरीला। कहते थे कि ये बिच्छू एक खास किस्म की जंगली जड़ी बूटी की गंध से आकर्षित होते हैं, जो सिर्फ पहाड़ों में मिलती है। यह अफवाह दबे पांव, कानाफूसी के जरिए एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रही थी। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को, जो सिपाही और आम लोगों के भेष में थे, इस अफवाह को फैलाने का काम सौंपा था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यह अफवाह मीर बख्शी इनायत खान के जासूसों के कानों तक जरूर पहुंचे। 2 दिन बाद बीरबल ने इनायत खान के कुछ खास मुखबिरों, जो तालाबंदी की खबरें लाते थे, के घरों के आसपास रात के अंधेरे में चुपके से वही दुर्लभ पहाड़ी जड़ी बूटी रखवा दी। इस जड़ी बूटी की गंध बहुत तेज और अजीब थी। अब बीरबल की चाल का अगला चरण शुरू हुआ। उन्होंने एक आपातकालीन दरबार बुलवाया। शहंशाह अकबर ने बहुत गंभीर और डरा हुआ चेहरा बनाया हुआ था। दरबारियों, अकबर ने कांपती हुई आवाज में कहा, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आगरा पर एक नया खतरा मंडरा रहा है, उड़ने वाले बिच्छुओं का खतरा। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उड़ने वाले बिच्छू, यह क्या मजाक था? इनायत खान को भी यह बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि या तो शहंशाह डर से पागल हो गए हैं या बीरबल कोई बेवकूफी भरी कहानी गढ़ रहा है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यह कोई मजाक नहीं है। यह एक गंभीर खतरा है।
इन बिच्छुओं का जहर खामोश मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें तुरंत इसके लिए उपाय करने होंगे। इनायत खान ने हंसते हुए कहा, और क्या उपाय है बीरबल जी? क्या हम आसमान में जाल लगा दें? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, नहीं मीर बख्शी, हमारे हकीमों ने एक तोड़ निकाला है। इन बिच्छुओं की आंखें बहुत तेज होती हैं और ये इंसानी शक्ल को पहचान कर हमला करते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, रात को सोते समय हर कोई अपने सिर पर मिट्टी का एक बड़ा मटका पहन ले। इससे बिच्छू धोखा खा जाएंगे और हमला नहीं करेंगे। अब तो पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। सिर पर मटका पहनना, यह तो सरासर पागलपन था। इनायत खान ने सोचा कि बीरबल की अक्ल घास चरने गई है। तालाबंदी के तनाव ने शायद उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, आप इस मस्खरे की बातों में न आए। यह सब बकवास है। असली खतरा वह बीमारी है जिसके लिए हमने तालाबंदी की है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या। बीरबल ने कहा, मीर बख्शी शायद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। तो क्यों न हम उन्हीं के जासूसों से पूछ लें जो शहर के कोने कोने की खबर रखते हैं। वे ही बताएंगे कि यह उड़ने वाले बिच्छुओं की बात सच है या मेरा वहम। इनायत खान को यह एक बेहतरीन मौका लगा बीरबल को हमेशा के लिए ज़ील करने का। उसने तुरंत अपने 3 सबसे खास मुखबिरों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। ये वही मुखबिर थे जो खामोश मौत की खबरें लाते थे और जिनके घरों के पास बीरबल ने जड़ी बूटियां रखवाई थीं। अध्याय 4, झूठ के महल का पर्दाफाश। तीनों मुखबिर दरबार में हाजिर हुए। वे डरे हुए लग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। इनायत खान ने अकड़कर पूछा, तुम लोग पूरे शहर में घूमते हो, बताओ क्या तुमने उड़ने वाले बिच्छुओं के बारे में कुछ सुना या देखा है? उसने सोचा था कि वे नहीं में जवाब देंगे और बीरबल का मजाक बन जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पहले मुखबिर ने कांपते हुए कहा, जी हुजूर, सुना ही नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। कल रात। यह। बीरबल शांत रहे। उन्होंने उस चित्र को उठाया और उसे दरबार में मौजूद हर दरबारी को दिखाया। फिर उन्होंने एक आईना मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। आलमपनाह, सजा देने से पहले मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इस दरबार में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो, जिसकी दोनों आंखें, दोनों कान, एक एक बाल बिल्कुल एक जैसे हों? नहीं जहांपनाह, प्रकृति अपूर्णता में ही सौंदर्य देखती है। इस चित्रकार ने आपकी तस्वीर नहीं, आपकी सच्चाई बनाई है, और सच्चाई कभी अपमान नहीं हो सकती। बीरबल ने फिर उस चित्र को अकबर के हाथ में दिया। अगर आप आज इस कलाकार के हाथ काट देंगे तो कल कोई भी कवि आपकी प्रशंसा में सच लिखने से डरेगा, कोई इतिहासकार आपकी सल्तनत की सच्ची कहानी लिखने से कतराएगा। आप एक चित्रकार को नहीं बल्कि सत्य को सजा देंगे। बीरबल के शब्दों में तर्क और शांति का ऐसा प्रभाव था कि वे किसी मंत्र की तरह काम कर गए। अकबर के दिमाग पर छाया वायरस का धुंधलका एक पल के लिए छंटा। उन्होंने चित्र को देखा, फिर आईने में खुद को। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में वही पुरानी दया और विवेक की चमक लौट आई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपना ताज उतारा और सिंहासन के नीचे रख दिया। हमसे गुनाह हो गया, उन्होंने भरे दरबार में कहा। आज हम शहंशाह के तौर पर नहीं, एक मुजरिम के तौर पर खड़े हैं जिसने न्याय का अपमान किया। बीरबल, अगर आज तुम न होते तो इतिहास हमें एक जालिम राजा के रूप में याद रखता।
उस दिन अकबर को एहसास हुआ कि सल्तनत पर किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक भीतरी दुश्मन ने हमला कर दिया है। एक ऐसा दुश्मन जो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके न्याय को ही नष्ट कर रहा था। अध्याय 4 दुश्मन की पहचान। अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, यह क्या बला है? यह कौन सी महामारी है जो लोगों को अंधा और बहरा बना रही है? इसका स्रोत क्या है? इसका इलाज क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, यह मर्ज शरीर का नहीं, आत्मा का है। और इसका स्रोत कोई कीटाणु नहीं बल्कि एक विचार है। एक बहुत ही जहरीला विचार जिसे किसी ने जानबूझकर हमारी सल्तनत में फैलाया है। बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने उन सभी शुरुआती मामलों का अध्ययन किया जहां इस वायरस का असर दिखा था। उन्होंने काजी फजल खान से लेकर हर उस व्यक्ति से बात की जिसने अन्यायपूर्ण फैसले सुनाए थे। उन्होंने एक पैटर्न देखा। ये सभी लोग हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सराय में गए थे जहां एक नया हकीम यकीन आकर ठहरा था। यह हकीम यकीन मर्ज का इलाज नहीं करता था बल्कि लोगों को आत्मविश्वास की दवा देता था। वह लोगों को सिखाता था कि संदेह एक कमजोरी है और पूर्ण विश्वास ही शक्ति है। उसका फलसफा था, जो तुम सोचते हो वही सच है। कभी अपने फैसले पर शक मत करो। बीरबल को शक हुआ। वे भेष बदलकर उस सराय में पहुंचे। उन्होंने हकीम यकीन को देखा। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक मैग्नेटिक खिंचाव था। बीरबल ने उससे बात की और उसकी बातों के जाल में फंसने का नाटक किया। कुछ ही देर में बीरबल ने उस हकीम की असली पहचान का अंदाजा लगा लिया। वह कोई हकीम नहीं था। वह न्यायदेव, बीजापुर सल्तनत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश था। बीजापुर को मुगलों ने कुछ साल पहले ही हराया था। न्यायदेव अपनी क्रूर और कट्टर न्याय प्रणाली के लिए कुख्यात था। वह आंख के बदले आंख के सिद्धांत में विश्वास करता था और दया को न्याय की हत्या मानता था। अकबर ने बीजापुर जीतने के बाद उसे उसके पद से हटा दिया था क्योंकि अकबर का मानना था कि न्याय का उद्देश्य बदला लेना नहीं, सुधारना है। न्यायदेव ने इसे अपना अपमान समझा था। उसने बदला लेने की ठानी। वह जानता था कि वह अकबर की सेना को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अकबर की सल्तनत की आत्मा यानी उसके न्यायतंत्र पर हमला करने की योजना बनाई। उसने यह न्यायनाशक वायरस या पूर्ण विश्वास का जहर ईजाद किया था ताकि वह अकबर की सल्तनत को अंदर से ही तबाह कर सके। बीरबल वापस महल लौटे और अकबर को पूरी सच्चाई बताई। जहां पनाह, दुश्मन मिल गया है, लेकिन उसे पकड़कर सजा देने से यह मर्ज खत्म नहीं होगा। यह वायरस अब हजारों दिमागों में फैल चुका है। हमें इसे जड़ से मिटाना होगा। कैसे, बीरबल? कैसे? अकबर ने हताशा से पूछा। क्या हम लोगों को सोचने से रोक दें? नहीं, जहां पनाह। बीरबल की आंखों में एक असाधारण चमक थी। हम आग से आग को नहीं बुझा सकते। हम इस वायरस से लड़ नहीं सकते। हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। क्या? अकबर हैरान रह गए। एक वायरस पर मुकदमा? यह पागलपन है। यही एकमात्र रास्ता है, जहां पनाह, बीरबल ने समझाया। यह वायरस एक विचार है और विचार को तलवार से नहीं, एक बेहतर विचार से ही हराया जा सकता है। हम एक अदालत सजाएंगे। एक ऐसी अदालत जो किसी इंसान को नहीं बल्कि खुद अन्याय के विचार को कटघरे में खड़ा करेगी। हम पूरे आगरा के सामने यह साबित करेंगे कि पूर्ण विश्वास और एकतरफा सोच न्याय नहीं बल्कि अन्याय की जननी है। यह एक प्रतीकात्मक मुकदमा होगा, लेकिन इसका असर वास्तविक होगा। यह इस वायरस का इलाज होगा, इसका एंटीवायरस होगा।
अकबर बीरबल की योजना की गहराई को समझ गए। यह एक दुस्साहसी, अभूतपूर्व और शायद एकमात्र रास्ता था। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। अध्याय 5 वायरस की अदालत। पूरे आगरा में मुनादी करवा दी गई। शहंशाह अकबर के हुक्म से दीवाने खास में एक अभूतपूर्व मुकदमे की सुनवाई होगी। मुजरिम अदृश्य वायरस, जिसने सल्तनत के न्याय पर हमला किया है। पूरी प्रजा को इस ऐतिहासिक सुनवाई में शामिल होने का निमंत्रण है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, उत्सुक थे। एक वायरस पर मुकदमा, यह कैसे होगा? सुनवाई का दिन आ गया। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज वे केवल शहंशाह नहीं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश भी थे। कटघरा, जहां आमतौर पर मुजरिम खड़े होते थे, खाली था। उस खाली जगह को ही वायरस का प्रतीक मान लिया गया था। अकबर ने कार्यवाही शुरू की। आज हम यहाँ किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक सोच पर मुकदमा चलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है कि संदेह पाप है, कि दया कमजोरी है, और कि एक पक्ष को सुनकर ही पूरा न्याय हो सकता है। सरकार की तरफ से इस वायरस के पक्ष में कौन दलील देगा? सबकी हैरानी के बीच मुल्ला दो प्याजा खड़े हुए। वे अभी भी वायरस से बुरी तरह संक्रमित थे। मैं दूंगा जहांपना। मैं साबित करूंगा कि त्वरित और कठोर न्याय ही सल्तनत के लिए सबसे अच्छा है। संदेह और दया से केवल अपराधी मजबूत होते हैं। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उनकी योजना का यह पहला हिस्सा था। वायरस का सबसे बड़ा वकील खुद एक संक्रमित व्यक्ति ही हो सकता था। और इस वायरस के खिलाफ और सल्तनत की आत्मा के पक्ष में कौन खड़ा होगा? अकबर ने पूछा। बीरबल अदब से आगे आए। यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जहांपना। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। अभियोजन पक्ष मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला ने अपनी दलीलें शुरू कीं। जहांपनाह, यह तथाकथित वायरस कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। हमारी सल्तनत में मामले सालों साल लटके रहते हैं। दया के नाम पर अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इस वायरस ने हमें दृढ़ता सिखाई है। इसने हमें तुरंत फैसला लेना सिखाया है। देखिए, फैसले कितनी तेजी से हो रहे हैं। सल्तनत में डर कायम हो रहा है, जो अनुशासन के लिए जरूरी है। उन्होंने कई उदाहरण दिए जहां त्वरित न्याय ने अपराध को तुरंत रोक दिया था। उनकी दलीलें बहुत शक्तिशाली और आकर्षक थीं, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद वायरस से संक्रमित थे। दरबार में कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। बचाव पक्ष बीरबल। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुल्ला से बहस नहीं की। उन्होंने कहा, मैं कोई दलील नहीं दूंगा। मैं बस कुछ गवाहों को पेश करना चाहता हूं। बीरबल का पहला गवाह वही कुम्हार था जिसकी दुकान काजी फजल खान के फैसले से उजड़ गई थी। कुम्हार ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई। मुल्ला दो प्याजा ने उससे जिरह की। तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि काजी साहब गलत थे? तुम एक मामूली कुम्हार होकर एक सम्मानित काजी के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। मुल्ला की आवाज में वही कट्टरता थी। बीरबल ने हस्तक्षेप किया। जहांपनाह, गवाह से यह नहीं पूछा जा रहा है कि काजी सही थे या गलत। बस यह पूछा जा रहा है कि क्या उसकी बात सुनी गई थी। नहीं, उसे सुना ही नहीं गया। यही इस वायरस का पहला लक्षण है, यह कानों को बंद कर देता है। बीरबल ने एक एक करके और गवाह पेश किए। वह किसान जिसे सिपाही ने शक में जेल में डाल दिया था, वह मुंशी जिसे एक पैसे की गलती पर निकाल दिया गया था, और अंत में वह चित्रकार जिसके हाथ काटे जाने वाले थे। हर कहानी ने दरबार में मौजूद लोगों के दिलों को छुआ।
उन्होंने देखा कि त्वरित न्याय और कठोरता के नाम पर कितना अन्याय हुआ था। लोगों के दिमाग पर छाया धुंधल का धीरे धीरे छंटने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस चीज को दृढ़ता समझ रहे थे वह असल में अंधापन था। अध्याय 6 अंतिम दलील और फैसला। मुकदमे का चरमोत्कर्ष आ गया था। बीरबल अपनी अंतिम दलील के लिए खड़े हुए। जहांपनाह और आगरा के अजीज लोगों, उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहना शुरू किया, आज हमारे सामने कटघरे में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत खड़ा है। यह पूर्ण विश्वास का सिद्धांत है। अभियोजन पक्ष कहता है कि यह सिद्धांत हमें मजबूत और निर्णायक बनाता है। मैं कहता हूं कि यह हमें अंधा और बेरहम बनाता है। न्याय क्या है? क्या यह एक तलवार है जो हर गर्दन पर एक ही तरह से चलती है? नहीं, न्याय एक तराजू है। एक ऐसा तराजू जिसे बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता है। इसके एक पलड़े पर दलील होती है तो दूसरे पर सबूत। एक पर कानून होता है तो दूसरे पर इंसानियत। और इस तराजू को जो धागा संतुलित रखता है उसका नाम है संदेह, एक स्वस्थ संदेह जो हमें हर पक्ष को देखने और हर आवाज को सुनने के लिए मजबूर करता है। इस वायरस ने हमसे वही स्वस्थ संदेह छीन लिया। इसने हमें ऐसे घोड़े बना दिया जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, जो केवल एक ही दिशा में दौड़ सकते हैं। लेकिन न्याय अंधा नहीं होता, जहांपना। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए होती है ताकि वह इंसान का चेहरा, उसका धर्म या उसकी हैसियत न देखे, लेकिन उसके कान हमेशा खुले रहते हैं ताकि वह हर दलील, हर फरियाद सुन सके। इस वायरस ने हमारे कानों को बंद कर दिया और हमारी आंखों को नफरत से खोल दिया। इसलिए मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस अहंकार के वायरस को, इस एक तरफा सोच के मर्ज को सल्तनत की भलाई का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया जाए। इसे हमारे दिमागों से निर्वासित किया जाए। बीरबल की दलील खत्म हुई तो पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा भी सिर झुकाए खड़े थे, जैसे उनकी आंखों से भी पक्षपात की पट्टी उतर गई हो। अब फैसले की बारी थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। इस अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने एक बुलंद आवाज में कहा, और यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अदृश्य वायरस, जिसे पूर्ण विश्वास का जहर भी कहा जा सकता है, सल्तनते मुगलिया के खिलाफ सबसे बड़े अपराध का दोषी है। इसने हमारे समाज की आत्मा यानी सहानुभूति और निष्पक्षता पर हमला किया है। इसलिए यह अदालत इस वायरस को मानसिक निर्वासन की सजा सुनाती है। आज से और हमेशा के लिए यह सल्तनत के हर दिमाग से निर्वासित किया जाता है। फिर अकबर ने इसका इलाज भी सुनाया। इस वायरस को हमेशा के लिए दूर रखने के लिए आज से एक नया कानून लागू किया जाता है, विवेक संहिता। इस संहिता के अनुसार सल्तनत का हर न्यायाधीश, हर अधिकारी कोई भी फैसला सुनाने से पहले कुछ क्षणों के लिए खुद को दूसरे पक्ष की जगह पर रखकर सोचेगा। वह अपने मन में मुजरिम का वकील बनकर दलील देगा। यह अभ्यास हमारे दिमागों के लिए एक टीका, वैक्सीन का काम करेगा, जो हमें फिर कभी इस एक तरफा सोच के वायरस का शिकार नहीं होने देगा। अध्याय 7 एक नई सुबह। अकबर का फैसला और विवेक संहिता का ऐलान इस वायरस के लिए मौत का फरमान साबित हुआ। यह एक मनोवैज्ञानिक एंटीवायरस था। जब लोगों ने जानबूझकर दूसरे पक्ष के नजरिए से सोचना शुरू किया तो वायरस का जोर अपने आप टूटने लगा। समाज में फिर से संवाद, सहानुभूति और समझ की वापसी हुई। बीरबल ने अपने जासूसों को भेजकर न्यायदेव को उसकी सराय से गिरफ्तार करवा लिया। जब उसे अकबर के सामने पेश किया गया तो वह हैरान था। उसकी योजना नाकाम हो चुकी थी। तुमने मुझे कैसे हराया, बीरबल उसने टूटी हुई आवाज में पूछा।
मैंने तो कोई सेना नहीं भेजी, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने सही कहा, न्यायदेव। तुमने एक विचार से हमला किया था और हमने भी तुम्हें एक बेहतर विचार से ही हराया है। तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा अंधविश्वास खुद पर अंधा विश्वास करना है। तुम्हारी हार ने हमारी सल्तनत को पहले से ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बना दिया है। अकबर ने न्यायदेव को उसकी सल्तनत की न्याय प्रणाली को तबाह करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी। उस दिन के बाद आगरा का किला केवल शक्ति और सौंदर्य का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और विवेक का भी प्रतीक बन गया। विवेक संहिता स्कूलों और मदरसों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाने लगा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना क्यों जरूरी है। बीरबल और अकबर ने मिलकर न केवल एक संकट को हल किया था, बल्कि उन्होंने अपनी सल्तनत को भविष्य के ऐसे सभी मानसिक वायरसों से लड़ने के लिए एक स्थायी इम्यूनिटी भी दे दी थी। और इतिहास ने उस अनोखी अदालत को हमेशा के लिए याद रखा, जहां कटघरे में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक विचार खड़ा था, और जहां न्याय की जीत एक सजा से नहीं, बल्कि एक बेहतर सोच से हुई थी। वाह, यह एक शानदार विषय है। अकबर का संक्रमित सिंहासन, यह शीर्षक ही रहस्य, षड्यंत्र और बुद्धि की एक अद्भुत कहानी की ओर इशारा करता है। प्रस्तुत है शब्दों की यह विस्तृत कहानी। शीर्षक, अकबर का संक्रमित सिंहासन। अध्याय 1, सिंहासन का कांटा। सन 1575 की एक शरद ऋतु की सुबह आगरा के किले में सूरज की पहली किरणें दीवान-ए-आम के संगमरमरी खंभों को चूम रही थीं। हिंदुस्तान के शहंशाह आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन तख्त-ए-जलाल पर विराजमान थे। यह सिंहासन सिर्फ सोने और जवाहरात से जड़ा एक आसन नहीं था, बल्कि मुगलिया सल्तनत की शक्ति, न्याय और गौरव का प्रतीक था। इसकी पीठ पर जड़े कोहिनूर की आभा से पूरा दरबार जगमगा उठता था। उस दिन दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। एक सूबेदार अपनी विजय का ब्यौरा दे रहा था, संगीतकार तानसेन के शिष्य मधुर धुन छेड़ रहे थे, और मंत्री अपने अपने विभागों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। शहंशाह अकबर हर बात को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। वे बार बार अपने सिंहासन पर असहज हो रहे थे, जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो। उन्होंने अपनी कमर को थोड़ा सा खिसकाया और अपने रेशमी जामे को ठीक किया। बीरबल, जो हमेशा की तरह उनके ठीक बगल में खड़े थे, ने इस सूक्ष्म हरकत को भांप लिया। बीरबल की नजरें बाज की तरह तेज थीं और उनका दिमाग लोमड़ी की तरह चतुर। वे जानते थे कि शहंशाह की छोटी से छोटी असहजता के पीछे भी कोई बड़ा कारण हो सकता है। दरबार खत्म होने के बाद जब शहंशाह अपने निजी कक्ष दीवाने खास की ओर बढ़े, तो उनकी चाल में भी एक अजीब सी थकावट थी। बीरबल ने उनके पीछे चलते हुए पूछा, आलमपनाह, क्या कोई बात परेशान कर रही है? आज दरबार में आपका ध्यान कुछ बंटा हुआ सा लगा। अकबर एक पल को रुके। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं बीरबल, कुछ दिनों से यह सिंहासन मुझे बहुत चुभने लगा है। ऐसा लगता है जैसे इसमें हजारों अदृश्य कांटे उग आए हैं। कारीगरों से कई बार जांच करवाई, गद्दी भी बदलवा दी, पर यह चुभन जाती ही नहीं। बीरबल ने सिंहासन की ओर देखा। वह तो वैसा ही भव्य और निर्दोष दिख रहा था। जहांपनाह, शायद यह काम की अधिकता और थकान का असर हो। सल्तनत का बोझ आपके कंधों पर है, हो सकता है उसकी थकावट आपको सिंहासन पर महसूस हो रही हो। अकबर ने हामी तो भर दी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। यह सिर्फ शारीरिक चुभन नहीं थी। जब वे सिंहासन पर बैठते तो उन्हें एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होती, एक ठंडक जो उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उनके दिमाग तक पहुंच जाती।
उनके विचारों में एक अजीब सी धुंध छाने लगती थी। जो फैसले उन्हें पल भर में ले लेने चाहिए थे, उनमें घंटों लग जाते। कभी कभी उन्हें दरबारियों के चेहरों पर साए नाचते हुए दिखते। उन्होंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह वहम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अध्याय 2 धुंधलाता न्याय। अगले कुछ हफ्तों में शहंशाह अकबर के व्यवहार में बदलाव और भी स्पष्ट होने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते। एक दिन उनके सबसे वफादार वित्त मंत्री राजा टोडरमल राजस्व का हिसाब पेश कर रहे थे। हिसाब में एक छोटी सी मामूली सी भूल थी, जिसे वे तुरंत सुधार भी रहे थे। लेकिन अकबर आगब बूला हो गए। टोडरमल, तुम्हारी यह मजाल! तुम शाही खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या तुम्हारी निष्ठा पर संदेह किया जाए? शहंशाह की गरजती आवाज से पूरा दीवाने खास कांप उठा। टोडरमल, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आलमपनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में लगा दी। यह सिर्फ एक लिखने की भूल थी। इससे पहले कि अकबर कुछ और कहते, बीरबल ने बीच बचाव किया। जहां पनाह, राजा टोडरमल की निष्ठा पर तो स्वयं यमराज भी संदेह नहीं कर सकते। शायद हिसाब के अंक इतने उलझे हुए हैं कि शहंशाह का मिजाज भी उलझ गया। क्यों न इस पर कल सुबह ठंडे दिमाग से विचार किया जाए। अकबर ने गुस्से में सिंहासन से उठकर अपने कक्ष की ओर कदम बढ़ा दिए। दरबार में एक अजीब सा खौफ और असमंजस का माहौल था। शहंशाह, जो अपने न्याय और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। महान संगीतकार तानसेन जब कोई नया राग सुनाते तो अकबर उसे बेसुरा बताकर झिड़क देते। जब कोई चित्रकार उनकी तस्वीर बनाता तो वे उसे फेंक देते और कहते कि इसमें उनकी आत्मा नहीं, बल्कि कोई शैतान दिख रहा है। सल्तनत में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। शहंशाह को किसी की नजर लग गई है। सिंहासन पर किसी रूह का साया है। यह आदम खान की आत्मा का बदला है, जिसे शहंशाह ने किले से फेंकवा दिया था। इन अफवाहों को हवा देने वाला एक व्यक्ति था, कासिम बेग। वह दरबार का एक चतुर और महत्वाकांक्षी अमीर था। बीन जीओएआई वह शहंशाह का सबसे बड़ा शुभचिंतक बना फिरता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सत्ता का भूखा था। उसके पिता कभी बैरम खान के करीबी थे और अकबर द्वारा बैरम खान को सत्ता से हटाने के बाद से ही उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने देखा कि शहंशाह की यह मानसिक स्थिति उसके लिए एक सुनहरा अवसर थी। वह अक्सर दूसरे अमीरों से कहता, हमें शहंशाह के स्वास्थ्य के लिए दुआ करनी चाहिए। सल्तनत का इतना बड़ा बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं। लगता है सिंहासन की शक्ति अब उन्हें थका रही है। उसकी बातों में चिंता का जहर घुला होता था। बीरबल यह सब देख और समझ रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि यह महज थकान या वहम नहीं है। यह एक गहरा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का केंद्र वही संक्रमित सिंहासन था। अध्याय 3 बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने अपनी जांच खामोशी से शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले में किसी और को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सबसे पहले उन्होंने सिंहासन के इतिहास को खंगाला। उसे बनाने वाले कारीगरों से लेकर उसकी देखभाल करने वाले हर छोटे बड़े कर्मचारी तक की जानकारी हासिल की। उन्होंने पाया कि सिंहासन की सफाई और उस पर पॉलिश करने का काम पिछले 6 महीनों से एक नए दल को सौंपा गया था, जिसका मुखिया कासिम बेग का एक दूर का रिश्तेदार था। यह एक छोटा सा सुराग था, लेकिन बीरबल के लिए काफी था। अगला कदम था सिंहासन की भौतिक जांच करना। लेकिन यह आसान नहीं था।
सिंहासन 24 घंटे कड़े पहरे में रहता था। बीरबल को एक तरकीब सूझी। एक शाम जब अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, बीरबल ने उनसे कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि शीश महल की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। उसकी कारीगरी अद्भुत बताई जाती है। क्यों न कुछ दिनों के लिए दरबार वहीं लगाया जाए। आपको भी माहौल बदलेगा और आपकी तबीयत में भी सुधार आएगा। अकबर, जो खुद उस सिंहासन से दूर जाना चाहते थे, तुरंत मान गए। यह कासिम बेग के लिए भी चौंकाने वाला था, लेकिन वह कुछ कह न सका। जैसे ही दरबार शीश महल में स्थानांतरित हुआ, बीरबल को अपना मौका मिल गया। उस रात जब किला सो रहा था, बीरबल भेष बदलकर दीवान-ए-आम में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा संदूक था, जिसमें तरह तरह के औजार और शीशियां थीं। उन्होंने सिंहासन का कोना कोना जांचा। उन्होंने लकड़ी को खुरचा, धातु को परखा और जवाहरात की जड़ों को सूक्ष्मता से देखा। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें एक चीज मिली। सिंहासन के ठीक उस हिस्से में जहां शहंशाह की पीठ टिकती थी, लकड़ी के महीन रेशों में एक अजीब सा, लगभग अदृश्य तैलीय पदार्थ लगा हुआ था। उसकी कोई गंध नहीं थी, कोई रंग नहीं था। वह इतना सूक्ष्म था कि उसे देखना लगभग नामुमकिन था। बीरबल ने सावधानी से उस पदार्थ का एक नमूना एक शीशी में इकट्ठा किया। उन्हें यकीन था कि सल्तनत का भविष्य इसी छोटी सी शीशी में बंद था। अब सवाल यह था कि यह पदार्थ क्या है। इसका पता लगाने के लिए बीरबल को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भरोसेमंद भी हो और जड़ी बूटियों, रसायनों और विषों का गहरा ज्ञान रखता हो। उन्हें आगरा से दूर यमुना के किनारे रहने वाले एक बूढ़े हकीम अरस्तू खान का ख्याल आया। अरस्तू खान कभी शाही हकीम हुआ करते थे, लेकिन दरबारी राजनीति से तंग आकर उन्होंने एकांत जीवन अपना लिया था। अध्याय 4, अदृश्य विष का रहस्य। अगले दिन बीरबल एक साधारण व्यापारी के भेष में हकीम अरस्तू खान की कुटिया में पहुंचे। हकीम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आओ बीरबल, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम कोई पहेली लेकर आए हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें भी हैं। बीरबल ने उन्हें पूरी कहानी बताई और वह शीशी उनके सामने रख दी। हकीम ने उस पदार्थ को अपनी उंगली पर लिया, उसे सूंघा और फिर अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर कई परीक्षण किए। घंटों बीत गए। बीरबल बेसब्री से इंतजार करते रहे। अंत में हकीम बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल, यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह धूम्रमकरंद नामक एक दुर्लभ पहाड़ी फफूंद का अर्क है। यह हिमालय की उन चोटियों पर उगता है जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यह करता क्या है हकीम साहब? बीरबल ने पूछा। यह दुनिया के सबसे कपटी विषयों में से एक है, हकीम ने समझाया। यह तुरंत मारता नहीं। जब यह त्वचा के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे खून में मिल जाता है। यह दिमाग पर असर करता है। इसकी शुरुआत हल्की चिड़चिड़ाहट और शक से होती है। फिर यह इंसान के सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। उसे अपने ही साये से डर लगने लगता है। सही और गलत का फर्क मिट जाता है। और अगर लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो यह इंसान को पूरी तरह से पागल बना सकता है। बीरबल सन्न रह गए। तो यह थी शहंशाह की बीमारी की जड़। यह एक सोचा समझा शैतानी षड्यंत्र था। क्या इसका कोई तोड़ है? बीरबल ने उम्मीद से पूछा। हाँ है, हकीम ने कहा। प्रकृति कभी भी ऐसा जहर नहीं बनाती जिसका तोड़ न हो। संजीवनी बूटी के कुछ पत्तों को चंदन और मोती के भस्म के साथ मिलाकर एक लेप बनाना होगा।
उसे रोजाना शहंशाह के शरीर पर लगाना होगा और कुछ अंश उन्हें दूध में मिलाकर पिलाना होगा। कुछ ही हफ्तों में जहर का असर खत्म हो जाएगा। बीरबल ने हकीम का धन्यवाद किया। अब उनके पास जहर भी था और उसका तोड़ भी। लेकिन असली काम अभी बाकी था, जहर देने वाले को बेनकाब करना। उन्हें पता था कि यह कासिम बेग का काम है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर वे सीधा आरोप लगाते तो कासिम बेग आसानी से मुकर जाता और शायद इसे अपने खिलाफ बीरबल की साजिश बता देता। बीरबल को एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें जहर देने वाले को उसी के जाल में फंसाना था। अध्याय 5 बीरबल की शतरंज। बीरबल किले में वापस लौटे। सबसे पहले उन्होंने गुप्त रूप से हकीम द्वारा बताई गई औषधि तैयार करवानी शुरू कर दी। उन्होंने शहंशाह के निजी सेवक को भरोसे में लिया और उसे हिदायत दी कि वह हर रात मालिश के बहाने यह लेप शहंशाह को लगाए और उनके पीने के दूध में चुपके से औषधि मिला दे। साथ ही बीरबल ने अपनी शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने अकबर से जाकर कहा, जहां पनाह, शीश महल में आने से आपकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन दीवाने आम को ज्यादा दिन खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा सुझाव है कि हम वापस वहीं चलें, लेकिन इस बार हम सिंहासन का शुद्धिकरण करवाएंगे। अकबर, जो अब बीरबल की योजना का हिस्सा थे, सहमत हो गए। दरबार में ऐलान किया गया कि कुछ दिनों बाद एक भव्य शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सल्तनत के सबसे बड़े पंडित और मौलवी मिलकर तख्ते जलाल को पवित्र करेंगे ताकि उस पर लगा हर बुरा साया दूर हो जाए। यह खबर सुनकर कासिम बेग के कान खड़े हो गए। उसे चिंता हुई, क्या मेरा राज खुल गया? नहीं, यह मुमकिन नहीं। यह जरूर बीरबल का कोई अंधविश्वासी टोटका है। उसने सोचा कि अगर सिंहासन का शुद्धिकरण हो गया तो जहर का असर धुल जाएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसे कुछ करना था। उसे यज्ञ से पहले जहर की एक और ज्यादा शक्तिशाली खुराक सिंहासन पर लगानी थी। यही बीरबल चाहते थे। उन्होंने कासिम बेग के लिए चारा डाल दिया था। बीरबल ने सिंहासन की निगरानी के लिए अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को अदृश्य जगहों पर तैनात कर दिया। उन्होंने सिंहासन के चारों ओर फर्श पर एक खास किस्म का महीन रंगहीन पाउडर छिड़कवा दिया। यह पाउडर ऐसा था कि उस पर पड़ने वाले हर कदम का निशान उभर आता था। अब बस शिकारी के जाल में फंसने का इंतजार था। अध्याय 6 रंगे हाथ पकड़ा गया षड्यंत्रकारी। यज्ञ से एक रात पहले पूरा किला जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था, लेकिन दीवाने आम में गहरा सन्नाटा था। आधी रात के करीब एक साया दबे पाव दीवाने आम में दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि कासिम बेग खुद था। उसे लगा कि इस वक्त कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। वह सीधा सिंहासन के पास गया। उसने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी शीशी निकाली और एक कपड़े के टुकड़े पर उस जहरीले अर्क को लगाकर सिंहासन की पीठ पर मलने लगा। वह अपनी जीत के इतने करीब था कि उसने आसपास देखने की जहमत भी नहीं उठाई। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया और मुड़ने लगा, दीवाने आम की सारी मशालें एक साथ जल उठीं। कासिम बेग ने चौंक कर देखा। सामने शहंशाह अकबर पूरे शाही लिबास में खड़े थे। उनके चेहरे पर अब कोई धुंध या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक शहंशाह का क्रोध और तेज था। उनके बगल में बीरबल शांत भाव से खड़े थे और चारों तरफ शाही हरकारे और मंत्री मौजूद थे। कासिम बेग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से शीशी छूटकर गिर गई। तो यह हैं हमारे वफादार अमीर, कासिम बेग, अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी, जो शहंशाह की सेहत के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि आधी रात को खुद सिंहासन की सेवा करने चले आते हैं।
कासिम बेग ने हकलाते हुए कहा, आलमपनाह, मैं तो बस यह देख रहा था कि यज्ञ की तैयारी ठीक से हुई है या नहीं। अच्छा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जरा अपने कदमों के निशान देखिए अमीर साहब। कासिम बेग ने नीचे देखा। जिस रंगहीन पाउडर पर वह चलकर आया था, उस पर उसके जूतों के गहरे नीले निशान बन चुके थे। वह जाल में फंस चुका था। बीरबल ने आगे बढ़कर उस कपड़े के टुकड़े को उठाया जिससे कासिम बेग सिंहासन को पोंछ रहा था। और यह क्या है कासिम बेग? क्या इसी से आप सिंहासन का शुद्धिकरण कर रहे थे? हमारे हकीम बताते हैं कि यह तो धूम्रमकरंद नामक जहर है जो इंसान को पागल बना देता है। कासिम बेग के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका सारा षड्यंत्र, सारी चालें एक पल में ध्वस्त हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अध्याय 7 न्याय की पुनर्स्थापना। अगले दिन दरबार फिर से दीवान-ए-आम में लगा। सिंहासन अपनी पूरी शान के साथ बीच में रखा था, लेकिन आज उस पर कोई नहीं बैठा था। कासिम बेग और उसके साथी जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि कैसे कासिम बेग ने सिंहासन को संक्रमित किया, कैसे शहंशाह के मन में जहर घोला और कैसे वह सल्तनत को कमजोर करके खुद सत्ता हथियाना चाहता था। सबूत अकाट्य थे। कासिम बेग के घर की तलाशी में जहर की और शीशिया और उसके साथियों के साथ किए गए पत्र व्यवहार भी मिले थे। अकबर अपनी जगह से उठे और सिंहासन के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी प्रजा और दरबारियों को संबोधित किया। आज हम सबने देखा कि असली संक्रमण सिंहासन की लकड़ी या सोने में नहीं होता। असली संक्रमण इंसानी मन में होता है, लालच, घृणा और महत्वाकांक्षा का संक्रमण। इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति तब तक सुरक्षित और शक्तिशाली है जब तक उसका मन और उसका न्याय पवित्र है। उन्होंने कासिम बेग की ओर देखा। तुम्हारी सजा मौत है, लेकिन यह मौत आसान नहीं होगी। तुम्हें उसी किले की दीवार से फेंका जाएगा जहां से तुमने कभी आदम खान की रूह का वास्ता देकर लोगों में खौफ फैलाना चाहा था। सल्तनत के साथ गद्दारी का यही अंजाम होता है। न्याय हो चुका था। षड्यंत्र का अंत हो चुका था। शहंशाह अकबर वापस अपने सिंहासन की ओर मुड़े। उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा, फिर वे आत्मविश्वास के साथ उस पर जाकर बैठ गए। आज उन्हें कोई चुभन महसूस नहीं हुई, कोई ठंडक नहीं, कोई धुंध नहीं। सिंहासन उन्हें अपनी गोद में एक मां की तरह स्वीकार कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इस सिंहासन की गरिमा बचाई है, इस सल्तनत का ईमान बचाया है। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ आगे बढ़े। आलमपनाह, आपने मुझे अपनी दोस्ती और अपना विश्वास देकर पहले ही सब कुछ दे दिया है। बस एक ही गुजारिश है। कहो बीरबल। गुजारिश यह है कि भविष्य में जब भी आपको सिंहासन पर कोई कांटा चुभे तो उसे अपनी थकान का वहन समझने से पहले एक बार अपने इस दोस्त से जरूर पूछ लीजिएगा। पूरा दरबार बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़ा। शहंशाह अकबर भी खिलखिलाकर हंस दिए। उस हंसी की गूंज में आगरा का किला एक बार फिर से जीवंत हो उठा। संक्रमित सिंहासन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था, क्योंकि उस पर बैठने वाले का मन और न्याय दोनों ही अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पवित्र थे। वाह! यह एक बहुत ही रोचक और रचनात्मक विचार है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता को आधुनिक वायरस की समस्या के साथ जोड़ना एक शानदार कहानी को जन्म दे सकता है। प्रस्तुत है 10,000 शब्दों की एक विस्तृत कहानी, बीरबल और दरबार का वायरस हमला। अध्याय 1, शांति का भ्रम। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे